हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर के आंसर्स की, जो कि कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर्स हैं वो क्या हैं और हम किस तरह उनके आंसर्स को बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 4 आंसर्स को ढूंढा है, 2 आंसर्स नहीं मिले मेरे को। ठीक है, काफ़ी कोशिश करी पर नहीं मिल पाए, इंटरनेट पे भी नहीं मिले, बुक्स में भी उनको छांटा मैंने, नहीं मिले। इसीलिए मैंने 4 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उन्हें निकाल लिया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आंसर्स जो है वो किस तरह लिखना है, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं आपको अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यही क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो तुलनात्मक राजनीति का जो क्वेश्चन है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि यही क्वेश्चन आपके में पूछा जाए कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताइए, परिभाषा, या फिर उसकी प्रकृति क्या है, या फिर उसके क्षेत्र कहाँ तक है, या फिर उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपके में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो ये एक साइट है, ठीक है, इस साइट पे मैंने ये इसका आंसर ढूंढा है। साइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस साइट की लिंक आपको मिल जाएगी, पर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने से पहले आप ज़रा यहाँ पे आंसर को एक बार नज़र डाल लीजिए कि किस प्रकार दिखाया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, उसके क्षेत्र और उसके महत्व, 4 तरह के महत्व बताए गए हैं जो कि काम आते हैं। ठीक है, 4 तरह के महत्व में आप भी अपने पॉइंटों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका आंसर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दिया गया है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा। उसके बाद यहाँ पे कई बंदों ने, मतलब कई जो राजनीतिज्ञ कह सकते हैं हम, कि उन्होंने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को दिया है। ठीक है, जैसे कि ब्रियाबंती ने लिखा है ये, एडवर्ड ए फ्रीमैन ने लिखा है ये। ठीक है, रायसी मैक्रिडिस ने ये लिखा है उनके अनुसार ये। तो आप इनमें से कोई भी 2 को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि परिभाषा बताइए, तो आपको किसी एक व्यक्ति का उदाहरण देके बताना होगा कि उसने क्या कहा है तुलनात्मक राजनीति के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो उसकी प्रकृति के बारे में बात करें तुलनात्मक राजनीति की, तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बताया गया कि आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचे का ही अध्ययन ना करके, बल्कि सभी राजनीतिक सिद्धांत, आदर्शों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ उसका ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर की स्टडीज नहीं की जाती, बट उसमें हम राजनीतिक सिद्धांत, जो थ्योरीज है, उसके कौन कौन से आदर्श हैं और व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है तुलनात्मक राजनीति का, इस सब की स्टडीज़ हम तुलनात्मक राजनीति में करते हैं, वो भी वर्तमान के समय में। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी बदल चुकी है। तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति एक लंबवत और अलंबवत, अनुलंबवत तुलनात्मक अध्ययन है। फिर दूसरा है तुलनात्मक राजनीति एक अनुप्रस्थ और क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। तो यहाँ पे 2 बताए गए। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पे उसके क्षेत्र की बात की गई है, तुलनात्मक राजनीति का क्या क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र बताया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो आप यहाँ से तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके में पूछा जाएगा, आप वो यहाँ से प्रॉपरली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस साइट पे मिल जाएगा तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र, और उसके बाद क्षेत्र कौन कौन से हैं, सॉरी महत्व, और महत्व कौन कौन से महत्व हैं। ठीक है, राजनीतिक व्यवहार की समझ होनी चाहिए। उसके बाद ही राजनीतिक को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, राजनीतिक के सिद्धांत निर्माण, और साथ में राजनीतिक सिद्धांत की परिमाणता परखना। तो ये उसके कुछ महत्व हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस साइट की लिंक दे दूंगा, सीधा मैं इस पेज की ही लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और वो देखते हैं कि क्या है। अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमसे पूछा गया है सर्वसत्तावादी या फिर सत्तावादी व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और किसी एक देश का उदाहरण लेते हुए इसको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सर्वसत्तावादी के बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई है, जिससे कि आप इसको पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वसत्तावादी और सर्वाधिकारवादी समग्रवादी व्यवस्था, सॉरी, उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन अपनी सत्ता की सीमा रेखा नहीं होती, जिसमें शासन की कोई सत्ता की सीमा रेखा नहीं होती और लोगों का जीवन पहलुओं को यथासंभव नियंत्रित करने का उद्यत करता है। ठीक है,
तो ये है सर्वसत्तावादी की मतलब जहाँ पे शासन करने की कोई सीमा नहीं होती, कोई व्यक्ति किसी को कितना भी दबा सकता है, ठीक है। उसे तानाशाह भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया है। वर्तमान में ये कोरिया का माहौल है जहाँ पे किंग जोंग उन है, तो आप चाहें तो जो कोरिया है उसका उदाहरण लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और आप जानते ही हैं आज के माहौल के बारे में, जो कोरिया की हालत है, तो इससे आपको लिखने में ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी दिया गया है, जैसे कि यहाँ तक टोटल यहाँ तक दिया गया है, आपका पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपका काफ़ी सारा दिया गया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद नीचे चले तो यहाँ पे तानाशाही के बारे में बताया गया है थोड़ा सा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तानाशाही, फिर नीचे जाएंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये जो तानाशाही का जो मौका था या फिर किस प्रकार की वहाँ पे प्रक्रिया थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये भी बताया गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा दर्शाया गया है। उसके बाद नाजीवाद, ठीक है, हिटलर के टाइम का, तो आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे। फांसीवाद, ये सब का भी उदाहरण आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं ना उनके चांसेस अच्छे हो जाएंगे आने के, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे सिंपली देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी शक्तियाँ और कार्यों का व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है, उसकी व्याख्या आपको करनी है। तो ये जो पेज है इस पर आपको सिर्फ यही मिलेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ व व्याख्या। तो यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई है। अगर आपके अमेरिका के राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या बताया गया है साइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अमेरिका, यहाँ पे कुछ एक व्यक्ति का नाम देके यहाँ पे बताया शुरू किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में फ्यूग्रेंस तथा मैकेनहरी ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद किसी भी प्रजातनिक राज्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली पदों में से एक है। तो ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, और उसके बाद फिर यहाँ से ये सारा पॉइंट आउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे फोटो वोटो दी गई है जो कि न्यू राष्ट्रपति है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है ये प्रक्रिया बताई गई है। तो आप चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं, बट अगर आप लिखेंगे तो आपके जो है मार्क्स हैं वो थोड़े अच्छे आ जाएंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है ये, और उसके बाद यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों, जो मेन पॉइंट पूछा गया है, शक्तियाँ व कार्य इस प्रकार है। अब यहाँ पे पहले बताए गए विधि, शक्तियाँ व कार्य, अमेरिकी राष्ट्रपति की कानूनी संबंधित शक्तियाँ, वो कानून से संबंधित क्या क्या काम कर सकता है उसके रिलेटेड है। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्तियाँ व कार्य, कार्यपालिका में जो उसका कार्य है वो क्या है, ठीक है। और उसकी शक्तियाँ कि वो लोगों को नियुक्त कर सकता है, लोगों को हटा सकता है आराम से। क्षमादान का अधिकार उसके पास है, वो किसी भी व्यक्ति को कितने भी बड़े जुर्म के लिए माफ़ कर सकता है या फिर सज़ा दे सकता है। उसके बाद आता है न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य, वो न्याय से जुड़े कार्यों को भी कर सकता है। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है जिसमें वित्तीय शक्तियाँ व कार्यों को बताया गया है, धन से जुड़े। छठा में आता है संकटकालीन शक्तियाँ व कार्य। तो ये है जिसको आप अमेरिका के राष्ट्रपति से जुड़े अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको यहाँ पे से अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो आप यहाँ से आप फटाफट ढूंढ के आप उसे याद कर सकते हैं। तो इसे मैं कहूँगा कि आप इसे एक बार पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कनाडा में किस संघीय व्यवस्था को बताना है, ठीक है। तो ये जो पेज है ये है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में ये पेज आपको नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करके नीचे जाना है और यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना है उस पूरे के पूरे पेज को। अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा पेज ट्रांसलेट हो गया, जैसे कि यहाँ पे बताया गया अमेरिका में संघवाद। तो इस तरह आप किसी भी पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में आंसर मिल जाता है तो आप उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि कनाडा में जो संघवाद है वो व्यवस्था किस प्रकार की है, तो आपको ये यहाँ से पूरा पॉइंट मिल जाएगा। यह आमतौर पर सहमति है कि निम्नलिखित विशेषताओं में उन राज्यों के बीच जो सरकार की संघीय प्रणाली के साथ साझा करते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं ये बताते हैं कि कनाडा की सरकार और उन राज्यों के बीच में क्या है, समझौता है। ये पॉइंट ये दर्शाते हैं सरकार के कम से कम 2 आदेश होंगे, संविधान को परिभाषित सरकार के आदेश के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, लिखित संविधान जो एक तरफा संशोधित नहीं किया जाता,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी उपनिवेश एकजुट हो गया। अब जब जो ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी उपनिवेश था वो एकजुट हो गया था कुछ समय पहले, जिसका सन था कि 1886 तक, सॉरी 1867, 1867 में ये सब हुआ, जब औपनिवेशिक शासन था, इंग्लैंडियों का पूरे विश्व पर कब्जा था उस समय से। उसके बाद फिर कनाडा बने हैं कुछ समय बाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, पूरा दिया गया है मैप ऐप के साथ, तो आप इसको काफ़ी पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये है कनाडा से रिलेटेड। अगर आपका संघवाद में कनाडा से कुछ पूछा जाता है तो आप उसका आंसर यहाँ से पढ़ के दे सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चीटिंग करिए, बट अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी और आपको इसमें से ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, औपनिवेशिक संघ को चुनौती, तो यहाँ पे काफ़ी पॉइंटों में बताया गया है। ठीक है, तो जिससे कि ये है कि आपके आंसर्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर देने में। अब आपके 2 क्वेश्चन रह गए जिनके आंसर्स मेरे को मिले ही नहीं। पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा राज्य क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और दूसरा मिश्रित व्यवस्था और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के ऊपर आपको व्यवस्था पर क्या उनकी विशेषताओं को बताना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर्स नहीं मिले, बट अगर मेरे को जैसे ही आंसर्स मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन पेपर की जो कि मेरे पास आया है, और उस क्वेश्चन चांसेस है कि उस क्वेश्चन पेपर्स में से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन 24 मार्च 2021, कुछ दिन पहले जब आपका हिस्ट्री का एग्जाम था उस दिन का क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी बच्चों ने वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, तो मेरे ग्रुप में, जो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, उसमें उन्होंने मेरे को शेयर कर दिया, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और उनके आंसर्स को भी आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन पेपर का वेट करिए और तब तक इन क्वेश्चन के आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।